गाजा की आड़ में या फिलिस्तीन की आड़ में ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। ये इजरायली लोग फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिकल बम है कि आपको जाय कर देता है, खत्म कर देता है, जला देता है, हड्डियों को गला देता है। नेटवर्क काट दिया, दवाएं आप नहीं जाने दे रहा है, लाइट आप नहीं जाने दे रहा है, खाना आप नहीं जाने दे रहे। कुत्ते तू भी मरेगा और तू बिल्कुल ऐसे ही मरेगा जैसे हिटलर मरा था। न तुम हिंदुओं के बन पाए, न तुम पहलवानों के बन पाए, न तुम किसानों के बन पाए, न तुम जवानों के बन पाए। तो तुम बात किसकी करते हो? जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए तुम लोग जाकर। तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। हम फिलिस्तीन के साथ थे। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें गजा से आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। आम इंसान उन तस्वीरों को देख भी नहीं सकता। मेरे साथ हैं एमए रिजवी जी। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जारी है, तस्वीरें बहुत भयावह आ रही हैं। देखिए, मैं तो लगातार इस पे इंटरव्यू भी दे रही हूँ, आवाज़ भी उठा रही हूँ और दुनिया को बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि गाज़ा की आड़ में या फ़िलिस्तीन की आड़ में ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। और जिस तरह अमेरिका और इज़राइल के साथ 10-12 मुल्क और मिलके जिस तरह फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ की इंसानियत को मार रहे हैं। और रात जिस तरह जबलिया में एक आप देखिए शरणार्थी कैंप, जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा शरणार्थी थे, वहाँ पर रात 1:30 बजे इंडियन टाइम के लिहाज से 1:30 बजे जो 4 बॉम्ब मारे जाते हैं, उसमें हाथ के हाथ 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो जाते हैं। दुनिया खामोश है, लोग कह रहे हैं हम मदद भेज रहे हैं। हमारे मोदी जी ने भी मदद भेजी थी, आपको याद होगा, मोदी जी ने भी काफ़ी इमदाद भेजी थी और उसमें लिखा हुआ था कि भारतीयों की तरफ से तोहफा। एक तरफ तो मोदी जी भारत में तोहफे भेजते हैं, फिलिस्तीन को कह रहे हैं हम तोहफे भेज रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारत में कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जंतर मंतर पे करें, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में करें तो आपको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी दुनिया है जो खामोश बैठी हुई है, वो कौन से लोग हैं जिनको खून अच्छा लगता है। एक जो फिलिस्तीन जिसका वो मुल्क था जहाँ पर इलीगल तरीके से इजरायली यहूदी घुस जाते हैं और जिस तरह उनकी ज़िंदगी सुकेड़ कर उनको गाज़ा तक महदूद कर देते हैं। और आज गाज़ा की जो आबादी है वो नियर अबाउट 25 लाख थी और इन 20-25 दिनों से जो युद्ध चल रहा है इसमें कम से कम कई लाख लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आंकड़ा वही है, 7,000 मर गए तो जी 8,000 मर गए। वो आंकड़ा इसलिए कम है कि आप देखिए कि गाज़ा में 30-35 हज़ार बिल्डिंग कोलाप्स कर दी गई है, बहुमंजिला इमारतें। एक मंजिल इमारत में आप मतलब मैं सारे फ्लैटों को नहीं कह रही, एक बिल्डिंग में अगर 2 आदमी भी हुए 60,000 तो सीधे क्रॉस कर जाते हैं। और जिस तरह आप ये देखिए कि ये इजरायली लोग फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्फोरस बम का आपको मतलब पता है कि फास्फोरस बम जहाँ पर जाता है एक ऐसा केमिकल बम है कि आपको ज़ाय कर देता है, ख़त्म कर देता है, जला देता है, हड्डियों को गला देता है। तो वो जिस तरह के बम मार रहे हैं और ख़ुद वहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लोग मिसिंग है। आपने इससे पहले देखा कि एक मिशनरी अस्पताल अल अहली अस्पताल पे बम मारा जाता है कि जी हमास का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, वहाँ मिलता है नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलता। उस अल अहली अस्पताल के हमले में भी 2000 से ज़ायद फिलिस्तीनी और वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ शहीद हो जाता है। उसके बाद अल कुद्दूस हॉस्पिटल को टारगेट करा जाता है। और जिस तरह इसराइल कह रहा है कि हम अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे बम मारेंगे, अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर बम मारेंगे, नीचे हमास का फिर हेडक्वार्टर पैदा हो गया। आपको मालूम है कि अल शिफा हॉस्पिटल ऐसा अस्पताल है, गाज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये बिना बिजली के चलता है क्योंकि इन्होंने सोलर प्लांट लगा रखा है, इन्हें बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहाँ पर अब जिस तरह गाज़ा का एक तरह से आप कहिए कि शरणार्थी कैंप लग चुका है, वो लोग जिनकी फैमिली ख़त्म हो गई, एक बच्चा है तो एक माँ है तो कोई भाई है तो कोई, वो अपनी फैमिली खोकर वहाँ पर शरणार्थी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर भी कम से कम 40-50 हज़ार लोग वहाँ पर अल शिफा के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अब इजराइल कह रहा है कि जी यहाँ पर भी हमास का हेडक्वार्टर हम मारेंगे, लेकिन दुनिया खामोश है। ये हमास को ढूंढता फिर रहा है और हमास इनको मिल नहीं रहा। और लगातार जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, सिविल लोगों को मार रहे हैं, शरणार्थियों को मार रहे हैं। और जिस तरह गाज़ा ने एक कैलकुलेशन दिया कि हर 30 सेकंड पर गाज़ा में एक मासूम बच्चा मारा जा रहा है। दुनिया खामोश, इंसानियत की बात करते हो। अमेरिका जो हमेशा से एक आतंकवादी मुल्क रहा है, ये अमेरिका वही है जिसने पूरे जापान को बर्बाद कर दिया था, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब मारे थे। अब वही आप मान लीजिए कि अमेरिका फिर गाज़ा को बर्बाद कर रहा है, फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है। एक तरफ कहता है इसराइल मेरी मान नहीं रहा, दूसरी तरफ उस नशेड़ी गंजेड़ी इसराइल को तो उठा के असला दे रहा है। आप अगर ये कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी मान नहीं रहा, आपका बेटा शराब भी है, उसके बाद आप उसको शराबों की दुकानें लगा कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब मत पीना, ऐसा हो सकता है? अमेरिका एक तरफ कहता है मेरी मानता नहीं है, दूसरी तरफ लगातार ये इजराइल को असलहा दे रहा है, आदि की फास्फोरस बम दे रहा है, अपनी सेना दे रहा है। तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुसलमानों का शिकार करा जा रहा है। असल मायने में इन लोगों ने पूरे एक तरह की इस्लामिक कंट्री जिनको बोला जाता है, मुस्लिम देशों को पकड़ना है, वहाँ पर ग्रेटर इसराइल बनाना और चाइना को और रशिया को इन्होंने मजे चखाने। चाइना और रशिया की वजह से आज फिलिस्तीन जो है वो सर्वाइव कर रहा है। दूसरी तरफ
आपने भी देखा कि हिंदुस्तान के बड़े सारे मीडिया चाटुकार हैं जिनकी ज़बानें इतनी लंबी हैं कि तलवे आराम से चाट लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी फ़िलिस्तीन को खाली कर देना चाहिए। 33,000 लोग अरब देश में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, हो सकते हैं। आप देखिए कि कल ही रियाद में शकीरा का मुजरे चले। शकीरा बहुत बढ़िया, आपको पता है कि डांस करती है, म्यूजिक सिंगर है, उसके वहाँ पर मुजरे चल रहे हैं। तो आप कौन सा वो अरब देश है जो उनके साथ खड़ा है? मतलब आप आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, मदद पहुँचा नहीं सकते हैं, वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि अल्लाह फ़िलिस्तीन पे अबाबील भेज दे। तो इस तरह नहीं होता। आपने आवाज़ उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़िलिस्तीन को मुसलमान मानिए, अरे छोड़िए वो मुसलमान है, आप छोड़िए वो कौन। आप ये देखिए वहाँ पर इंसानियत मर रही है, और इस युग में मर रही है जिस युग में आप कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है ना। वहाँ पर देखिए कि लोगों के पास मेडिकल के जो तमाम सामान वो ख़त्म हो चुके, बिना एनेस्थीसिया के उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। मतलब आज के युग में हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली टेक्निक चल रही है फ़िलिस्तीन के अंदर। वहाँ बच्चों के, माओ के ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा, लोग लाइन पे, डॉक्टरों को मारा जा रहा है। आप देखिए किस तरह आप अल जजीरा के पत्रकारों को मार दिया गया, आप BBC लंदन के पत्रकारों को भगाया जा रहा है। वहाँ पर एक 12 साल का यूट्यूबर था जो दिखाता था कि क्या हो रहा है, उस यूट्यूबर उस बच्चे को मार दिया। तो मतलब आप चाहते क्या? आपने तमाम नेटवर्क काट दिया, दवाएं आप नहीं जाने दे रहे, लाइट आप नहीं जाने दे रहे, खाना आप नहीं जाने दे रहे, कह रहे खाना पहुंचाना चाहिए। इसमें विचार विमर्श हो रहा है। विचार विमर्श का मतलब जानती है दुनिया क्या हो रहा है? 7 तारीख से वो लोग बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं। 7 तारीख से लेकर आज 1 नवंबर हो गई, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ खाना नहीं है, वहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, और आप कह रहे हैं हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसानियत मरी, तमाम दुनिया को आगे आना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि दुनिया आगे आ रही है। 122 ममालिक में जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खुद इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट होने, देखिए मतलब इसराइल जिस तरह फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है, वहाँ के बंदे कह रहे हैं कि नहीं तुम जुल्म कर रहे हो। अमेरिका जो एक दहशतगर्द मुल्क है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में आप जाके देखिए कि क्या किस तरह प्रोटेस्ट होना है। वहाँ लोग एक तरह के एक्ट कर रहे हैं, बाकी तो लाशों वाला रोल प्ले कर रहे हैं, हर तरफ ब्लड वाला। वही रहा है जो नेतन्याहू चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मैं पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दूंगा। हाँ, तो आप ये दादागिरी है ना। आप किस तरह उस मुल्क को खत्म कर सकते हैं? आपको पता है कि 1935 में ये भूखे नंगे लोग जिनके पास कपड़े नहीं थे, पर्याप्त खाना नहीं था, ऐसे हड्डियों के पंजर थे, ऐसे थे, ऐसे फोटो जाकर देखिए आप। उस वक्त UN ने दादागिरी से और अमेरिका ने दादागिरी से अपने औलाद को जबरन फिलिस्तीन में जाकर बसाया था। और फिलिस्तीन में भी ऐसे नहीं बसाया था, आपने फिलिस्तीन में कुछ लोग इधर बसा दिए, कुछ लोग इधर बसा दिए, कुछ लोग इधर बसा दिया। और जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीनियों की जिंदगी हराम करी है, जिस तरह फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, जिस तरह उनको शहीद करा जा रहा है, 1947 से लेके लगातार फिलिस्तीनी मर रहा, दुनिया खामोश है। लेकिन इस बार लोग आवाज उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने ऑपरेशन नकबा के नाम से नारा दिया 1947 में। इन यहूदियों ने, इन मक्कारों ने कहा कि ऑपरेशन नकबा शुरू कर दो। ऑपरेशन नकबा का मतलब है कि आप नरसंहार शुरू कर दो। इन्होंने फिलिस्तीनियों के घर में घुस घुस के उनको मारा, उनका सामान छीना, उनके मकान लूटे। इसमें मदद कौन कर रहा था? 7-8 साल में इतने सक्षम हो गए, इन पे हथियार आ गया, इन पे पैसा। जिन लोगों के पास 35 में खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, भूखे नंगे स्केलेटन थे, वो 1947 में मुसलमानों का नरसंहार की बात कर रहे थे। तो इनकी मदद कौन कर रहा था? तो ये तमाम की तमाम मदद इनकी अमेरिका कर रहा था। और जिस तरह ये लगातार मुसलमानों के घरों में घुस रहे हैं, फिलिस्तीनियों के घर में घुस रहे हैं, और शायद ये लोग ये तो दुनिया को पता भी नहीं होगा। जो ये घरों में घुसते हैं, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 80 साल की औरत, सबको उठा के जेलों में ठूस देते हैं। वहां इनके यहूदियों के फौजी उनके साथ गैंग रेप करते हैं और फिर उनके साथ बेहुरमती करते हैं। वहां तो दुनिया खामोश है। कहाँ है वो जो सरकारी ठेकेदार बनती है, हम ये बचाएंगे, हम जानवरों की हिफाजत करेंगे। इंसानों की हिफाजत नहीं हो रही तुमसे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हर 30 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है, भूख से बच्चा मर। और आपको मालूम गाजा का पानी इतना खराब पानी है कि अगर आप वो पानी पी लेंगे तो आपकी अंतड़ियां सब गल जाएंगी। इतना खारा पानी। आज गाजा के लोग उस पानी को पी रहे हैं। बेशर्मो, कहां से लाते हो इतनी बेगैरतियां? अरे जमीन के लिए तुम इंसानियत को खत्म करो। ये नेतन्याहू, ये जो आतंकवादी औलाद है, अबे कब तक जिंदा रहेगा तू? कुत्ते, तू भी मरेगा, और तू बिल्कुल ऐसे ही मरेगा जैसे हिटलर मरा था। हिटलर ने तुम्हारा जो हाल करा था ना, हिटलर ने 10% यहूदी छोड़े थे और कहा था कि आने वाली दुनिया जब कहे कि यहूदियों पर हिटलर ने जुल्म करा तो इन 10% यहूदियों को देखना कि मैं सही था कि गलत था। आज दुनिया कह रही है कि कहीं ना कहीं शायद हिटलर सही होगा, जब ही इनका होलोकास्ट होगा। चवन्नी भर है नहीं, नमक के बराबर है नहीं। इन्होंने ऐसी तैसी मार रखी पूरी दुनिया की। मतलब 80 लाख भी नहीं है ये फिलिस्तीन में, और कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा इजराइल ने कुनबा जोड़ा। वहां पर तमाम लोग जितने भी इजराइल में बसे हैं, सबके पास डबल नेशनलिटी है। वो कहीं के भी, वहाँ की भी नेशनलिटी है, अमेरिका की है तो पाकिस्तान की है, चाहे चाइना की है, चाहे
किसी भी मुल्क की है, मतलब वो डबल नेशनलिटी से रहना, उनको जाकर बसाया गया है। तुम 80,000 लोगों ने किस तरह पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, तुम किस तरह रोजाना कत्ल कर रहे हो, कि तुम किस तरह मार रहे हो, और हर ठीक है तुम हमास पे फोड़ देते हो। आप लिख के रख लिए, अगर दुनिया इसी तरह खामोश रही, आने वाले वक्त में बैतुल मुकद्दस, जिसको हम किबला अव्वल कहते हैं, वहां पर रॉकेट मारा जाना है, उसको खत्म करा जाना है। हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? क्योंकि टीवी मीडिया, ये आप कह रहे हो, ये आप ना टीवी मीडिया कह रही है कि हमास जो है आतंकवादी संगठन टीवी है। मीडिया किसको कहते हो? जिनकी जबानें इतनी लंबी लंबी चप्पल चाट लेती हैं, आप उसको मीडिया माने? अंकल लियाकत बोल रही हैं, सुधीर चौधरी बोल रहे हैं। जी, अंकल लियाकत का नाम बिल्कुल मत लेना। अंकल लियाकत खुद इजराइल औलाद है, उनको खुद पैदा, वो मुसलमान भी नहीं, वो कादियानी है, वो तो जबान इतनी लंबी कर लेते किसी को भी चाट लेती है। इजराइल ने इन लोगों को बुलाया कि भाई तुम हिंदुस्तान में इतना करिश्मा दिखा देते हो, तुम हिंदुस्तान का सच बाहर नहीं आने देते, तुम्हारे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार मुसलमानों को मारा जा रहा है, लगातार तुम्हारी पहलवान बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी वो यहाँ पर जंतर मंतर बैठी, लेकिन तुमने नहीं दिखाया। मणिपुर में तुम माँ का नाम नहीं ले रहे। तो रूबी का लियाकत को बताया गया, क्योंकि चाटुकारी ज्ञानी तो नहीं, इसको बताया गया कि इजराइल जो है वो भारत का अटूट अंग है, चल वहाँ चल और आई कार्ड बनवा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले। तो इजराइल को भारत का अटूट अंग समझ के ये वहां पर जाके वोटर आईडी बनवाने गई है। इस जाहिल को जब पता चल ओए इजराइल तो हमारा मुल्क है, तो दबे पांव भागकर ही आ गई। एक बात बताइए कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बड़ी मंत्री हैं, मोदी जी बड़ी करीबी हैं, वे कहती हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध नरेंद्र मोदी के एक फोन करने पर रुक गया था। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर फोन क्यों नहीं कर रहे नेतन्याहू के पास? देखिए फोन तो बाद में करेंगे। आपको मालूम है कि सार्क देश है, हमारे 7 मुल्क आते हैं सार्क में सबने मतलब इस युद्ध को रोकने के लिए वोट करा। हमारा भारत वॉकआउट कर गया, यानी कि वो चाहता है कि युद्ध हो। आप हमारी पंचशील योजना, जो हमारे भारत की पंचशील योजना है, वो ये कहती है कि किसी भी मुल्क में अगर टॉर्चर हो, जिस कौम के साथ, जिस कम्युनिटी के साथ टॉर्चर हो रहा होगा, हम उस कौम के साथ खड़े होंगे जो मरने वाली कौम होगी, हम जालिम के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन सन 2014 के बाद तमाम चीजें बदल गई जी। मोदी जी जालिमों के साथ खड़े, इनको ये पता होना चाहिए बस मुसलमान मर रहा है, किसी भी मुल्क में मुसलमान मरी उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे नितिनयाहू के मंदिर बना रहे हैं, नितिनयाहू के तिलक लगा रहा है। जाइलो, तुम जो सोच रहे हो ना कि हिंदू राष्ट्र वहां तक बनाओगे, ये जो यहूदी हैं ये भटके हुए लोग हैं, ये इस्लाम में ही थे, ये हमारे पैगंबर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये रोजा रखते हैं, ये अल्लाह को मानते हैं, लेकिन भटके हुए लोग हैं। इनसे तो खुदा खुश नहीं था, इनसे इनका पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम खुश नहीं था। ये दुनिया की बदतरीन कौम है कि जो इनको लेकर चलता है उसको खा जाता है। यही वजह कि आज तक इन यहूदियों का एक मुल्क नहीं बन पाया, और जिस मुल्क को ये बनाना चाहते हैं उस मुल्क को लोग मानने को तैयार नहीं। आपने देखा चाइना ने कितनी अच्छी पहल करी, शायद मुझे नहीं मालूम आप ये जानते हैं नहीं जानते। चाइना ने अपने तमाम सॉफ्टवेयर से, चाइना का अपना पर्सनल गूगल जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इजराइल का नाम हटा दिया। उसने कहा ये मुल्क नहीं, हम इसको मुल्क नहीं मानना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कह रहा है फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन को भी नहीं माना। तमाम उसने कॉन्ट्रैक्ट जो हम कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं, वो हर जगह से जाकर फिलिस्तीन, इसका इजराइल का नाम हटा रहा है और वो उसको ख़त्म कर रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है कि तुम्हें तो लोग मुल्क मानने को तैयार नहीं है। और जो भारत के लोग, जो भारत, आप देखिए मिली जुली तहजीब का नाम है। आप नॉन मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तो आपकी गर्दन नहीं काट रही, आप तो मेरी गर्दन नहीं काट रहे। आप मेरे इलाके में मेरा इंटरव्यू लेना है, आप उस इलाके में मेरा इंटरव्यू लेना है जहाँ पर 96% मुसलमान रहते हैं। तो क्या आपको डर लगा कि मुसलमान आपको मारेगा? आप धड़ल्ले से यहाँ पर हैं, आपकी पूरी टीम नॉन मुस्लिम है, तो क्या यहाँ आपको डर लगा? तो ये डर की राजनीति जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। भारत में कल भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, लेकिन जब से सन 2014 में ये सारे पत्तलकार, ये बारूद मीडिया है, इन्होंने गैप पैदा किया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, कभी किसी दलित को मार देते हैं, कभी किसी आदिवासी पे मुत्तन शुक्ला जैसा मुंह देता है। तो भारत में तुम हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, ना तुम हिंदुओं के बन पाए, ना तुम पहलवानों के बन पाए, ना तुम किसानों के बन पाए, ना तुम जवानों के बन पाए, तो तुम बात किसकी करते हो? जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए तुम लोग जाकर, तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। लेकिन भारत में तो गद्दार मुसलमानों कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। क्या मजाल है, मैडम सुनिए, क्या मजाल है कि कोई मुसलमान या कोई व्यक्ति फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन कर ले? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि मोदी जी को, आपको पता है कि बाज़ दफ़ा मोदी जी को बोलने का ज़्यादा शौक है, कभी मन की बात तो कभी तन की बात तो कभी धन की बात करते रहते हैं। तो जब ज़्यादा इंसान ज़्यादा बोलता है ना, तो एक आध सेंटेंस ऐसा बोल देता है जो मुल्क का नाम बर्बाद कर देता है। तो मोदी जी से हो जाता है, लड़की पटाओ बोला था ना, लड़की बचाओ लड़की पटाओ, बहुत सारे डायलॉग मोदी जी ने ऐसे ज़बान फिसल गई थी मोदी जी की। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहने वाले, ज़बान फिसल गई। तो मोदी जी फिलिस्तीन और इजराइल में फ़र्क करना भूल गए। भाई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इसलिए तो होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन क्या है, इजराइल क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। अब मोदी जी ने बोल तो दिया कि अब इजराइल के साथ है, मोदी जी को बाद में पता चला है हमें तो फिलिस्तीन। हमारा पहला जो प्रधानमंत्री यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने क्या कहा था? भाइयों और बहनों, हम अरब के परम मित्र थे, अरब हमारा परम मित्र है, और इसराइल जिस तरह फिलिस्तीनियों के
की ज़मीन छीनना है, हम इस बात की निंदा करते हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बोल कर गया जो भारतीय जनता पार्टी से था। अब मोदी जी को लगा कि वाली बात गलत होगी, तो मोदी जी ने आनन फानन अपने मंत्रालय से ट्वीट करवाया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन भक्त तो भक्त है, इनकी तो गोबर भक्ति का, इनको तो पहला वाला मैसेज मिलना चाहिए कि उत्पाद मचाओ, तो ये तब से ही उत्पाद मचा रहे हैं, नेतन्याहू के मंदिर बना रहे हैं। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि इजराइल तुम संघर्ष करो, नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप ये कहिए ना कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो आतंकवादियों के साथ होंगे, नकटे नाक वालों के साथ होंगे, बाजारू औरतों के साथ होंगी, गुंडों के साथ होंगे, माफिया के साथ होंगे, शरीफ के साथ होंगे। तो ये जलील आतंकवादियों के साथ हैं। अगर सही वक्त पर बजरंग दल पर, हिंदू वायुसेना पर, RSS पे बैन लग गया होता तो आज भारत की रेपुटेशन पर इस तरह सवाल ना उठ रहा होता। पूरा भारत आज हमारी दुनिया में इन लोगों की वजह से, इन चवन्नी चोरों की, जिनके अपनी चड्डियां तो सलामत है नहीं। हम इजराइल जाएंगे, अबे चड्डी खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, चड्डियां इनके खोल कर देखो, 36 छेद मिलेंगे इनके, और जाएंगे इजराइल का ये नहीं पता कि इजराइल आता किस चीज है। इजराइल जाएंगे, अबे जाओ ना, अबे सबसे पहले चाइना चलो ना, मेरे साथ चलो। चाइना ने हमारी ऐसी तैसी मारेगी, चलो मणिपुर चलो, मणिपुर में युद्ध रुकवाते हैं। अबे जाहिलो, मणिपुर खाड़ी का देश नहीं है, मणिपुर भारत की स्टेट है। जाहिलो, बेशक वहाँ ईसाई मर रहा है, लेकिन मणिपुर मेरे भारत का अटूट अंग है। इन लोगों को पता है कि मणिपुर जो है ना वो खाड़ी देश में, इसलिए मणिपुर पे कह रहे हैं हाँ सही मर रहा है। तो ये लोग अज्ञानी लोग हैं, इनको तो 2 रुपये मिलते हैं कि तुम्हें ना मुसलमान जहाँ मर रहा होगा, दलित जहाँ मर रहा होगा, आदिवासी जहाँ मर रहा होगा, ईसाई जहाँ मर रहा होगा, बस तुम्हें कहना हाँ जय हो, सही मर रहा है। तो ये तो नपुंसक लोग हैं, आप इनको इंसान भी नहीं, इंसान नहीं कह सकते आप। ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है इजराइल को। इजराइल जो है कि कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ आ, जिसमें रूस का नाम है, जिसमें यमन का नाम है, जिसमें ईरान का नाम है। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे इजराइल पे। कब करेंगे भाई? पूरे महीना भर होने वाला, कब करेंगे? लाखों लोग उसने मार दिए, लाखों नरसंहार कर दिया। कितने बॉम्ब मारा, इतने बॉम्ब तो रशिया ने यूक्रेन में अब तक नहीं मारे, इतने बॉम्ब तो अमेरिका ने उसमें अफगानिस्तान पे नहीं मारे, जितने इन्होंने 27 दिन में मार दिए हैं। हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। हम भैया, जिंदगी जो होती है ना 4-5 दिन चलती है। क्या होने वाला है देखिए आगे जो भी हो, मैंने कहा ना उन लोगों को हम पहले बचपन में सुनते थे, हमारे मतलब फिलिस्तीन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने घोल के पिया। मेरे फादर प्रोफेसर थे, हम लोग रिसर्च करते थे, बताते थे फिलिस्तीन में ऐसे मार रहे हैं, ये यहूदी ऐसे होते हैं, ऐसी मक्कार कौम होती है। तो हमें लगता था हाय अल्लाह, ये यहूदी जो है ना ये गुलाम बना के रखे हैं फिलिस्तीन को, और 57 मुल्क आज़ाद है। लेकिन अब पता चलता है कि 57 मुल्क गुलाम है, ये गुलाम है इजराइल के, नस्मस्तक करके खड़े हुए। हाजी आका नेतन्याहू क्या कर रहा है? लेकिन आज़ाद मुल्क एक ही है जिसका नाम है फिलिस्तीन, वो मोमिन मुल्क है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हम इजराइल के साथ क्यों हैं, या हम इजराइल के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ क्यों हैं? हम फिलिस्तीन के साथ इसलिए नहीं कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ इसलिए क्योंकि वो हमारे अंबियाओं का शहर है, वो हमारा खाने काबा, पहला बैतुल मुक़द्दस हमारा वहाँ पर, हम इसलिए। लेकिन इन जाहिलों को कौन बताए? हम अपने पैगंबरों के शहर का साथ हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, हम इसलिए दर्द लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में पैगंबर पैदा हुए, और वो हमारी बड़ी मुक़द्दस जगह है। वहाँ भारत का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ हिंदू राष्ट्र का कोई चक्कर नहीं चलेगा कि जी तुम इजराइल को क्यों नहीं समर्थन कर रहा है। हम फिलिस्तीन के साथ थे क्योंकि वो मुल्क फिलिस्तीन ही था। आप सन 1923 में जाकर देखो, 25 में जाकर देखो, 27 में जाकर देखो, नक्शे में आपको वो फिलिस्तीन नजर आएगा, इजराइल नजर नहीं आएगा वहाँ। ये तो भूखे नंगे देश है। तो मैंने कहा ना, मर रहे थे, खप रहे थे, इनको तो भूखे नंगों को वहाँ जाके बसाया गया था कि लो भाई टुकड़ा शुकड़ा खा लेना, फिलिस्तीन तुम्हें अपना खाना दे देगा, झूठा छूटा दे देगा। लेकिन बाद में जो जिस तरह इन लोगों को असलाह दिया गया, इन्होंने फिलिस्तीनियों पर उनकी ज़िंदगी हराम करी और पूरा मुल्क डकार लिया, तो इससे पता चलता है कि वाकई यहूदी कितनी मक्कार कौम है। ये वो गद्दार है जो इनको शेल्टर देता है, ये उसी को ख़त्म कर देते हैं। चलिए, बड़ा सवाल ये है कि ईरान, रूस और यमन कब हमला करेगा इजराइल पर, जिससे लोगों जाने ना जाने पाए। क्योंकि अब जिस तरह गजा में अटैक किया जा रहा है इजराइल द्वारा, अस्पतालों पर अटैक किया जा रहा है, जो इनोसेंट बेगुनाह हैं उनकी जानें जा रही हैं। तो युद्ध कब रुकेगा, अपने आप में बड़ा सवाल यही है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार लंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।